Hello my dear students. Today is our second class and we started life processes yesterday. Okay. It is CBSE class 10, lecture number 2. We are studying life processes. Let us recap what we studied yesterday. Next class, previous class में हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. So we studied life processes. लाइफ प्रोसेस क्या होती है? एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड अ लाइफ प्रोसेस. लिविंग बीइंग को जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होती है वो सब लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है. और कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होती है? तो मूवमेंट होती है. बट रिमेंबर, मूवमेंट के बेसिस पर ओनली मूवमेंट को देखकर हम लिविंग और नॉन लिविंग पहचान नहीं सकते. वायरसेस मूवमेंट शो नहीं करते बाहर रहने के बॉडी के बाहर, तो वी से वो नॉन लिविंग है. फिर वो बॉडी में जाते तो हम बोलेंगे वो तो लिविंग बन गए. ऐसा तो ओनली मूवमेंट इज नॉट सफिशिएंट. नंबर 2 इज वी सी वेदर न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं या नहीं. जो खाना खाते हैं हम समझ जाते हैं वो लिविंग है, जो खाना नहीं खाते वो डेड है. न्यूट्रिशन, फिर न्यूट्रिशन के बाद उसका डाइजेशन होता है. व्हाट इज डाइजेशन? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड. ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड इज कॉल्ड डाइजेशन. और इसी डाइजेशन से हम लोग इधर में हमने पढ़ा था डाइजेशन के बारे में कि ह्यूमन बीइंग्स का जो फूड है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारा फूड कॉम्प्लेक्स फूड होता है. कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड मतलब हम लोग स्टार्च खाते हैं. आलू में, पोटैटो में स्टार्च होता है, चावल में स्टार्च होता है, बहुत सारी चीजों में स्टार्च होता है. स्टार्च क्या है? इट इज अ चेन ऑफ, चेन को क्या कहते हैं? पॉलीमर. इट इज अ पॉलीमर चेन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज इज सिंपल शुगर और बहुत सारा ग्लूकोज बॉन्ड से ज्वाइन होता है और इस लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज को कहते हैं स्टार्च. स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर. व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज स्टार्च? स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर. उसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है. ग्लूकोज सिंपल शुगर है, बहुत सारे सिंपल शुगर के ज्वाइन होने से कॉम्प्लेक्स शुगर बनता है. फिर नंबर 2 इज प्रोटीन्स. प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इट इज अ चेन ऑफ, चेन का मतलब क्या होता है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन कैसे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है. अमाइनो एसिड मतलब क्या? हमारी बॉडी में टोटल कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 20. और 20 अमाइनो एसिड्स हमको अलग अलग सोर्सेज से, फिर हमारी बॉडी पूरे 20 नहीं बना सकती, हमें डिफरेंट सोर्सेज से लाना पड़ता है प्रोटीन. तो कोई भी दाल, तुअर दाल, चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है. फिर वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके टूटता है, डाइजेस्ट होता है और प्रोटीन के डाइजेस्ट होने से क्या बनता है? अमाइनो एसिड. अब फिर वो बॉन्ड अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड. मुझे मालूम है कल हमने वायलेट को एक अमाइनो एसिड कहा था, इंडिगो को एक अमाइनो एसिड कहा था, ब्लू को एक अमाइनो एसिड कहा था, ग्रीन इज 1 अमाइनो एसिड, येलो इज 1 अमाइनो एसिड, ऑरेंज इज 1 अमाइनो एसिड, रेड इज 1 अमाइनो एसिड. समझो ये 7 अमाइनो एसिड है. तो अमाइनो एसिड को अगर एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया जाए बाय अ केमिकल बॉन्ड, बंधन, तो केमिकल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया तो चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड अ प्रोटीन. और जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है. और डाइजेशन का मतलब क्या है? कि बॉन्ड टूट जाता है और प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद हमारी बॉडी में क्या बन जाता है? अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, अलग अलग अमाइनो एसिड. जैसे कोई मोतियों की माला थी तो माला टूट गई और मोतियों की माला टूट गई और मोती बिखर गए. तो अलग अलग मोती का मतलब होता है अमाइनो एसिड और माला है इसका मतलब वो प्रोटीन है. नंबर 3 फैट्स. फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स. फैट इज अ चेन ऑफ फैटी एसिड. फैटी एसिड, फैट इज अ चेन ऑफ फैटी एसिड. सो फैटी एसिड Fa ज्वाइन करेंगे Fa फैटी एसिड, अगेन फैटी एसिड, अगेन फैटी एसिड, अगेन फैटी एसिड. इस तरह hundreds of fatty acids are joined to each other to make fats. हमारी बॉडी फैट्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती. फैट्स को पहले, फैट्स यानी क्या? चेन ऑफ फैटी एसिड. तो डाइजेशन का मतलब है
ये चेन को तोड़ना। जब फैट्स का डाइजेशन हो गया मतलब ये चेन टूट गई, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। जब बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो वी विल गेट फैटी एसिड, और ये फैटी एसिड हमारी बॉडी में केमिकल्स बनाने के काम आएगा। मैंने कल कहा था आपको, फॉर एग्जांपल इट विल बी यूजफुल टू मेक अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। फैटी एसिड का इसे फैट्स कहाँ से मिलता है? घी, दूध, मलाई, मक्खन, इससे फैट्स मिलते हैं हमको। फैट्स खाने से, फैट्स के डाइजेशन होने से क्या बनता है हमारी बॉडी में? फैटी एसिड। और फैटी एसिड से हमारी बॉडी क्या बनाती है? तो हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाती है और भी दूसरे हार्मोन्स बनाती है। फिर प्रोटीन खाने के बाद हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो प्रोटीन के डाइजेशन होने का मतलब क्या है? अमीनो एसिड्स के बीच के बॉन्ड्स टूट जाते हैं और हमारे बॉडी में क्या बन जाते हैं? अमीनो एसिड्स। और कल का क्वेश्चन भी था कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो लिखना, स्टार्च के डाइजेशन होने के बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लूकोज बन जाता है, बॉन्ड्स टूट जाते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन होने का मतलब है कि अमीनो एसिड्स के बीच के बॉन्ड्स टूट जाते हैं, एंड प्रोटीन का डाइजेशन होने से क्या बनता है? अमीनो एसिड्स बनते हैं, और फैट्स का डाइजेशन होने से फैटी एसिड बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा बाय द वे यहीं पर मैं एक और बात बोल देता हूँ कि आवर बॉडी कैन स्टोर शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर। प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स होता है, जो भी चीज चेन से बनी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। फैट्स भी कॉम्प्लेक्स फूड है, प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स है। जो चेन वाली चीज है वो कॉम्प्लेक्स है, जो ट्रेन है वो कॉम्प्लेक्स है। डिब्बे 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 बहुत सारे जॉइन हो गए, कॉम्प्लेक्स बन गया। सो स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर। रिमेंबर वी कैन स्टोर स्टार्च इन आवर बॉडी, सॉरी स्टार्च इन द सेंस शुगर। वी कैन स्टोर शुगर इन आवर बॉडी। कहाँ स्टोर होता है? तो हमारे लिवर में, हमारे कलेजे में नियरली 1/2 किलोग्राम शुगर कैन बी सेव्ड। आधा किलो शुगर हमारे लिवर में जमा रहता है। जब हमारा उपवास होता है, रोजा होता है, भूखे रहते हैं हम, तो हमारे लिवर में से वो शुगर निकल के हमको एनर्जी देता है। शुगर का काम क्या होता है? एनर्जी देना। और प्रोटीन का काम क्या होता है? मांस बनाना, मसल्स बनाना, मोटा बड़ा चौड़ा बॉडी का वेट गेन करना। जो लोग जिम जाते हैं वो लोग प्रोटीन पाउडर पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर पीते हैं। प्रोटीन पाउडर पीने से या सोयाबीन खाने से बॉडी बिल्डिंग होती है, दूध पीने से प्रोटीन मिलता है, बॉडी बिल्डिंग होती है, बॉडी में मांस आता है, गोश्त बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। जिसको भी बड़ा होना है, चौड़ा होना है, बहुत मास गेन करना है, वेट गेन करना है, तो प्रोटीन खाना चाहिए। और एनर्जी के लिए शुगर। फैट्स क्या करते हैं? ये ऐसे हार्मोन्स बनाने के काम आते हैं। तो रिमेंबर, आवर बॉडी कैन स्टोर स्टार्च इन लिवर एज वेल एज मसल सेल्स। हमारे जो मसल्स होते हैं, हाथ पैर के मसल्स, वहां पर भी हम स्टार्च को स्टोर करके रख सकते हैं। वी कैन स्टोर फैट्स। हम फैट्स को, चर्बी को भी हमारी बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे मम्मी पापा कभी कभी हमको मारते, झापते तो बोलते बहुत चर्बी चढ़ गई, बोलते तुम्हें मारना पड़ेगा बोलते। तो चर्बी चढ़ गई मतलब क्या? हमारी बॉडी में बहुत सारे फैट्स जमा हो गए ना। कोई लोग बहुत मोटे होते हैं तो चलते हैं तो पूरा बॉडी हिलता रहता है उनका, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे फैट्स होते हैं। तो कैमल की पीठ पर जो हम्प होता है, ऐसा चढ़ाव जो टिकड़ा बना होता है, उसमें फैट्स भरे हुए होते हैं, और वो फैट्स कैमल को एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम ऑफ स्टार्च 4 कैलोरीज एनर्जी देता है नियरली। प्रोटीन भी 4 कैलोरीज एनर्जी नियरली देता है। स्टार्च फैट्स 9 कैलोरीज एनर्जी देता है। सबसे ज्यादा एनर्जी फैट्स खाने से मिलता है। बट रिमेंबर, फैट्स में एक लिमिटेशन होना चाहिए, अदरवाइज एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है अथेरोस्क्लेरोसिस। ये अथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में ओसवाल नोट्स में आया है। क्या आया है कि बहुत ज्यादा अगर हम फैट्स खाते हैं तो हमें हो सकता है स्क्लेरोसिस। ओवर इनटेक ऑफ फैट्स, डालडा वगैरह खा रहे हो भी सैचुरेटेड फैट। तो ओवर इनटेक ऑफ फैट्स में लीड टू अ डिजीज कॉल्ड अथेरोस्क्लेरोसिस। अभी अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? तो हमारी जो बॉडी की जो ब्लड वेसल्स है, खून बहने वाली जो नस होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की जो ब्लड वेसल्स है, उसमें फैट्स डिपॉजिट हो जाती है, चर्बी जमा हो जाती है ऐसी। और अगर चर्बी ज्यादा जमा हो जाए तो क्या होगा? ये पाइप चोक हो जाएगा। अगर ये पाइप ब्रेन में है और वहां ये पाइप, ब्रेन का अगर कोई पाइप चोक हो गया तो हमें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, दिमाग की नस फट सकती है, या तो इट मे लीड टू पैरालिसिस, लकवा मार देगा, ये अगर ब्रेन में होता है। और अगर हार्ट के पास
पास का कोई पाइप चोक हो जाता है, ब्लड वेसल चोक हो जाती है, तो इट विल लीड टू हार्ट अटैक ऑल्सो। हार्ट अटैक भी आ सकता है। मुझे किसी ने बताया कि गुजरात में बहुत सारे लोग को हार्ट अटैक आता है बोले, क्योंकि वहां पर आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाते हैं। अब पता नहीं, मुझे ये तो सुनी हुई बात है, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आई कैन नॉट से एनीथिंग। सो फैट्स डिपॉजिट होते हैं। अपने इंडिया के जो एमएनएस है मनमोहन सिंह जी, उनका 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुका है। बाईपास सर्जरी क्या है? मुझे किसी ने बताया कि पंजाब में हर खाने के बाद बड़ा बड़ा ग्लास भर के लस्सी पीते हैं। अब लस्सी पीने से क्या होता है? लस्सी में बहुत फैट्स होते हैं, और पंजाब में बहुत ज़्यादा लस्सी पी रहे, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी लस्सी तो डाइजेस्ट हो जाती है, जो लोग का एक्सरसाइज कम होता है वो डिपॉजिट होता है, फैट्स जमा रह जाता है। तो फैट्स अगर हमारे ब्लड वेसल में, चर्बी अगर यहाँ जमना चालू हो जाए तो पाइप चोक हो जाएगा। अगर हार्ट के पास का पाइप चोक हो गया तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, और ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्लड का काम है ऑक्सीजन और फूड पहुंचाना, और हमारी बॉडी को फूड भी नहीं मिल रहा है, हार्ट को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, तो व्हाट विल हैपन? हार्ट की डेथ हो जाएगी, मतलब हमारा भी डेथ हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं? दे परफॉर्म एन ऑपरेशन। डॉक्टर्स लोग एक ऑपरेशन करते, उसमें ये पाइप चोक हो गया आगे जाने वाला, तो इस यहाँ से काट के दूसरा पाइप जोड़ देते हैं ऐसा, और ब्लड फिर यहाँ से ब्लड आके दूसरे पाइप के थ्रू इट गोज टू द हार्ट। सो इस तरह से जो बाजू में जो दूसरा पाइप लगाया गया, दूसरी ब्लड वेसल लगाई गई है, सच एन ऑपरेशन इज कॉल्ड बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी, बाईपास यानी बाजू से बना हुआ रास्ता। जब रोड पे डामर रोड का या सीमेंट रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो बाजू से रोड बना देते हैं दूसरा जाने के लिए, सच इज कॉल्ड बाईपास। तो ये बाईपास सर्जरी। कुछ साल पहले ट्यूशन में एक गर्ल थी, शी वाज इन द 10th स्टैंडर्ड ओनली, हर नेम वाज नीदा, आई थिंक शी स्टडीड इन पलोटी स्कूल। तो when I was teaching this topic, she stood up and said, sir, मेरा bypass surgery हुआ है। Just imagine, she was only in the 10th standard and she was operated for bypass surgery, and she was a roly-poly girl, she was very bulky, heavy, so शायद बहुत ज़्यादा फैट्स बॉडी में डिपॉजिट हो गए होंगे, तो फिर उसका बाईपास सर्जरी करना पड़ा। कोई कोई लोग को तो बाईपास सर्जरी का मौका भी नहीं मिलता है, ये पाइप चोक हो जाता है, हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, थोड़ी देर में डेथ हो जाती है। तो अपने मनमोहन सिंह जी का क्या हुआ? यहाँ से पाइप लगा, फिर कुछ समय बाद ये भी पाइप चोक हो गया, ये भी पाइप चोक हो गया उनके हार्ट का। तो फिर क्या किए? दूसरी बाईपास सर्जरी करना पड़ा, और यहाँ से दूसरा पाइप लगाया। अब ये पाइप उनका काम कर रहा है, ब्लड यहाँ से जाता है, इधर का रास्ता चोक हो गया, इधर का रास्ता ब्लॉक हो गया, ये थर्ड वाला रास्ता खुला है। सो ये तो बहुत ज्यादा फैट्स खाने से क्या होता है? अथेरोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज अथेरोस्क्लेरोसिस? Excessive deposition of fats in the blood vessels is called atherosclerosis. अगर हमको atherosclerosis को अवॉइड करना है तो हमें फैटी फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बट खाना ज़रूरी भी है। तो हमने ऐसी चीज़ें भी खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी का फैट कम भी हो जाए, यूज हो जाए। जैसे बहुत से लोग खाना खाते समय प्याज, अनियन खा लेते हैं, मजदूर लोग वगैरह जो होते हैं, दे हैव अनियन, रॉ अनियन व्हाइल हैविंग फूड, कच्ची प्याज खा लेते हैं। उसके अलावा गार्लिक से भी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, चिकनाई चर्बी कम हो जाती है। उसके अलावा नींबू शरबत पीना चाहिए, नींबू से और कुछ बनाना चाहिए जिससे ये कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। अथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस कम होते हैं, फैट्स को वो डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट यस्टरडे फैट्स। तो हमारी बॉडी फैट्स को स्टोर करके रख सकती है, हमारी बॉडी स्टार्च को स्टोर करके रख सकती है, बट प्रोटीन को स्टोर करके रखना इज हमारे बॉडी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें जितना प्रोटीन रोज खाना चाहिए 0.1% बाय आवर बॉडी मास। अगर कोई आदमी 40 किलो का है मास उसका, तो उसने नियरली 40 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए डेली। अब अगर वो उससे ज्यादा प्रोटीन खा रहा है तो क्या होगा? प्रोटीन जितना यूज होना उतना तो यूज होगा, एक्स्ट्रा जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन होगा। प्रोटीन का डाइजेशन होने से क्या बनता है? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड का क्या होता है? फिर जब ये यूरिनेशन के लिए जाते हैं कहीं पर, तो उनके यूरिन में अमाइनो एसिड निकलता है, और वो अमाइनो एसिड पब्लिक प्लेसेस में जहाँ भी ट्रेन और जो भी वॉशरूम वगैरह वहाँ पर ये अमाइनो एसिड जाके गिर जाता है। फिर वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया अमाइनो एसिड को में केमिकल रिएक्शन करते हैं और उससे बनती है अमोनिया गैस।
अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो अमोनिया कैसे बनती है? अमाइनो एसिड से। तो जहां पर भी अमोनिया गैस होती है, काउ शेड या ट्रेन का जो वॉशरूम होता है या कुछ लोगों के घर में जहाँ साफ सफाई नहीं होती है, वहाँ जो फाउल स्मेल आती है, बदबू आती है, वो कौन सी गैस की बदबू होती है? फाउल स्मेल। इट इज ऑफ अमोनिया गैस। ये अमोनिया कहाँ से आया? जिन लोगों ने जितना प्रोटीन खाना चाहिए था उससे ज़्यादा प्रोटीन खा लिए और फिर एक्स्ट्रा प्रोटीन अमाइनो एसिड बन के बॉडी से निकल गया और वो प्रोटीन को बैक्टीरिया ने डिग्रेड कर दिया, सड़ा दिया और उससे अमोनिया गैस बन गई। ठीक है, सो वी कैन नॉट स्टोर प्रोटीन, इसीलिए हमको प्रोटीन रोज खाना जरूरी है। अगर हम प्रोटीन कम खाएंगे तो हम दुबले पतले रह जाएंगे, प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी से निकल जाएगा। हाँ, अगर हम बहुत अच्छी मेहनत करते तो प्रोटीन हमारी बॉडी में यूज होगा और उससे मांस बनेगा, मसल्स बनेंगे और हम मोटे हो जाएंगे। नंबर 4, और रिवीजन को शायद मैं ज्यादा टाइम लगा दे रहा हूँ, बट हमने 2-3 चीजें नहीं भी पढ़ ली उसमें। डाइजेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, आई थिंक मैं कल भूल गया था ये पढ़ना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि हम अगर किसी का सिर दर्द दे रहा है तो वो क्रोसिन टैबलेट किसी ने खा लिया, तो क्रोसिन टैबलेट कहाँ खाया? मुंह में, वो कहाँ की? पेट में। लेकिन सिर दर्द दे रहा है, वो पेट में टैबलेट जाके क्या करेंगी? तो पेट में जाएगी, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां से अब्सॉर्ब होगी, ब्लड उसको अब्सॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट कर देगा ब्रेन में। फिर ब्रेन में जैसे वो क्रोसिन टैबलेट आएगी डिसॉल्व फॉर्म में, तो ब्रेन के सेल्स उसको यूज कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक जगह खाई हुई चीज को दूसरी जगह पहुंचाना, वेस्ट मटेरियल को दूसरी जगह पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इट इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। नंबर 5, प्लांट्स में भी होता है ट्रांसपोर्टेशन। आपने पोटैटो देखा, पोटैटो के अंदर में बहुत सारा स्टार्च होता है, लेकिन स्टार्च कहाँ बनता है? प्लांट के लीफ में बनता है। फोटोसिंथेसिस तो लीफ में होता है और फोटोसिंथेसिस होने से क्या बनता है? ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज की चेन बना के प्लांट स्टार्च बना देते हैं। सी ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। फूड को जलाया जाता है और उससे एनर्जी बनती है, उससे हीट बनती है। जो लोग जितना गहरी सांस लेते हैं वो लोग की उनमें उतना ज्यादा एनर्जी होता है। आपको मालूम है अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? अफ्रीका के लोगों में एनर्जी ज्यादा होती है। अफ्रीका के लोग बहुत मजबूत, हेवी, बल्कि ताकतवर होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उनके नॉस्ट्रिल्स देखो, उनके नाक के होल्स देखो, बड़े बड़े होते हैं। अब नाक के गड्ढे बड़े बड़े हैं तो वो लोग ऑक्सीजन भी बहुत सारी इनहेल कर लेते हैं एयर के साथ, और वो ऑक्सीजन फूड को जलाती बहुत सारा है, इसीलिए उनका बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है और एनर्जी भी ज्यादा बनती है। सो रेस्पिरेशन आल्सो इज अ लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन के अलावा और कौन सी लाइफ प्रोसेस देखे थे हमने? ग्रोथ इज अ लाइफ प्रोसेस। नॉन लिविंग थिंग्स बड़े नहीं होते, लिविंग बीइंग्स की ग्रोथ होती है। उसके बाद एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सांस बाहर निकलना इज आल्सो एक्सक्रीशन। CO2 रिलीज करना, मॉइस्चर रिलीज करना, पसीना आना, ये भी एक्सक्रीशन में होता है। ठीक है। नंबर 8, एक्सक्रीशन। सेंसिटिविटी। व्हाट इज सेंसिटिविटी? अगर हमें कोई टच करे तो उस टच का इफेक्ट हमारी बॉडी में मालूम होता है। टच के भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। किसी ने हमको हल्के से टच किया तो हम समझ जाते हैं हमारा दोस्त होगा, किसी ने हमको और ज्यादा दबा के टच किया तो लोग समझ जाते हैं किसी को कोई छेड़ रहा है करके, या और किसी ने किसी को टच किया तो और भी कुछ बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। सो सेंसिटिविटी, हम जो फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। मिठाई देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, भेल पूरी देखकर, इमली देखकर हमारे मुंह में पानी आता है, दैट इज सेंसिटिविटी। सो आई थिंक एक लाइफ प्रोसेस हमसे छूट रहा है। मूवमेंट, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, growth, sensitivity, excretion, respiration and digestion, respiration, transportation, growth, sensitivity. Yes, reproduction. Reproduction is also a life process. मतलब लिविंग बीइंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता। अंडरस्टूड? तो ये थे लाइफ प्रोसेसेस, और इसमें से हमको इस चैप्टर में डिटेल में लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से पढ़ना है? व्हाट वाज नंबर 4? ट्रांसपोर्टेशन। सो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एंड ऑन व्हाट बेसिस? सी, हमारी टेक्स्ट बुक ने एक क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क्स के लिए पूछा है ये क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? हम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं? सेकेंड क्वेश्चन,
criteria do we use to decide whether something is alive or not? कोई चीज जिंदा है या मरी हुई है, उसको पहचानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम लाइफ प्रोसेस से पहचानते हैं, जिसमें मूवमेंट हो रहा है अपने आप, जिसमें न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ, सेंसिटिविटी, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन होता है, वो लिविंग बीइंग्स है। और जिनमें सेंसिटिविटी नहीं है, एक्सक्रीशन, रिमेंबर कोई बीमारी के कारण सेंसिटिविटी चली गई या कोई भी बीमारी है, कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेड हो गए। फॉर अ नॉर्मल पर्सन ये सब चीजें होती है। तो अगर कोई एक्सक्रीशन नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, न्यूट्रिशन नहीं हो रहा, डाइजेशन नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, ये इनमें से कोई भी चीज नहीं होती है, सो दैट थिंग इज डेड। ठीक है, सो दैट वाज, अच्छा रेस्पिरेशन से रिलेटेड लेट मी टीच यू समथिंग। रेस्पिरेशन, डू यू नो व्हाट रेस्पिरेशन इज? अच्छा, रेस्पिरेशन करते समय वी इनहेल एयर which contains oxygen gas, more amount of oxygen gas, and during exhalation we release air and that air contains more amount of carbon dioxide gas. बहुत से लोग बोलते हैं we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हम और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल नहीं करते। we inhale air in which oxygen is present and we exhale air in which more amount of CO2 is present. एटमॉस्फेयर में CO2 का परसेंटेज जितना है पर यूनिट वॉल्यूम, उससे ज्यादा CO2 हम रिलीज करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। सो रेस्पिरेशन, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। विच गैस डू वी नीड फॉर रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फूड को जलाती है, हमारी बॉडी में हीट बनाती है और उस हीट से, उस टेम्परेचर पर हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड वी रिमेन अलाइव। फिर उसके बाद वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, along with air we release carbon dioxide gas and moisture. So respiration में हम ये गैसेस को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। Do plants also respire? क्या प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है? क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं? क्या वो ओनली फोटोसिंथेसिस करते हैं या रेस्पिरेशन भी होता है? तो रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। वी विल डील विद फोटोसिंथेसिस अ लिटिल लेटर ऑन। उससे पहले मैं आपको रेस्पिरेशन के बारे में समझा देता हूँ। सी, आपको मालूम है ह्यूमन बीइंग्स का रेस्पिरेशन कैसा होता है? वी इनहेल एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन बर्न्स द फूड, ऑक्सीडाइजेस द फूड, और जब फूड जलता है तो फूड के जलने से धुआं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वो CO2 गैस को हम रिलीज कर देते हैं हमारी बॉडी से, एक्सहेल कर देते हैं। कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर भी हमको पढ़ना है, बॉडी में हमारा कैसा होता है। सो रेस्पिरेशन, प्लांट्स में भी सेम थिंग ऐसी होती है। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है? वी इनहेल एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस इज इन ह्यूमन बीइंग्स। ऐसी ही चीज प्लांट्स में भी होती है। रिमेंबर, प्लांट्स ऑल्सो, especially we are talking about green plants. Green plants also absorb O2 for respiration. Remember, green plants का नाक नहीं होता, नोज नहीं होता, बट उनके सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो होल्स के थ्रू प्लांट्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड दोज होल्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट are called stomata. Singular is stoma. For example, see, this is a leaf. I am not very good at drawing, but I know you will consider it. This is a leaf. ये प्लांट का लीफ है, ग्रीन प्लांट। नाउ इसमें क्या होगा? तो यहां पर on the surface of the leaf, on the upper surface as well as lower surface, अगर ये लीफ है तो इसके ऊपर भी होल्स होते हैं छोटे छोटे बहुत सारे, और नीचे भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं। वो होल्स कैसे होते हैं? These holes look like this, kidney shape, ऐसे सेल्स होते हैं। These cells are called guard cells. ये जो दो सेल्स है, सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2, these cells are called guard cells. और ये गार्ड सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है, ओपनिंग होती है, गैप होती है, दिस गैप इज कॉल्ड स्टोमा। सिंगुलर इज स्टोमा, प्लूरल इज स्टोमेटा, बहुत सारे।
So this is a hole. What is a stoma? It is a hole. It is an opening. और जिस तरह हमारे घर का गेट सिक्योरिटी गार्ड्स ओपन एंड क्लोज करते हैं, उसी तरह प्लांट के लीफ में जो होल है वो होल्स को खोलने और बंद करने का काम गार्ड सेल्स करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं दैट आल्सो इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, वी विल सी दैट आल्सो. बट उससे पहले ये समझो कि आई एम नॉट ड्राइंग अ लार्ज नंबर ऑफ गार्ड सेल्स. वो सब गार्ड सेल बनाने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. आई विल ओनली ड्रॉ द स्टोमा. ये देखो, ये एक होल है. दिस इज स्टोमा, स्टोमा, स्टोमा. these are stomata. तो प्लांट के लीफ के सरफेस पर ये ऐसे बहुत सारे होल्स होते हैं एंड these holes are called stomata. These holes are called stomata. What is the function of the stomata? अच्छा, रिमेंबर, ऊपर ज्यादा होल्स होते हैं, ये नीचे ज्यादा होल्स होते हैं. प्लांट के लीफ के नीचे ज्यादा होल्स होते हैं, रिमेंबर. और ऊपर में जो होल्स, ऊपर में जो स्टोमेटा होते हैं वो कम होते हैं. On the lower side of the leaf, stomata are greater in number. On the upper surface of the leaf, the stomata are lesser in number, smaller in number, lesser in number. See, वो क्यों होता है? I will explain. स्टोमेटा का फंक्शन देखो सबसे पहले क्या है. स्टोमेटा का काम होता है, स्टोमेटा के आजू बाजू में क्या है? गार्ड सेल्स. अगर गार्ड सेल्स सरक जाते हैं और स्टोमेटा का गेट खोल देते हैं, अगर इस होल को ओपन कर देते हैं, लेट अस सपोज ये ऑल दीज होल्स आर ओपन, तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर से CO2 गैस विल एंटर इनटू द स्टोमेटा. कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां जा रही है? लीफ के अंदर जा रही है. ऑक्सीजन गैस लीफ के अंदर जा रही है. या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, ऑक्सीजन गैस इज कमिंग आउट ऑफ द लीफ. मैं समझाता हूं कब ऑक्सीजन जाती है अंदर और कब ऑक्सीजन बाहर आती है. आई विल एक्सप्लेन. सी, तो प्लांट का, लेट अस नॉट टॉक अबाउट CO2 एट प्रेजेंट. ऑक्सीजन गैस लीफ के अंदर जाएगी, स्टोमेटा के थ्रू ये ऑक्सीजन गैस को अब्सॉर्ब करेगा प्लांट, और इस ऑक्सीजन गैस को यूज करके क्या करेगा? इट विल ऑक्सीडाइज द फूड. हमें मालूम है प्लांट का फूड क्या होता है. प्लांट्स क्या खाते हैं? बिरयानी, काजू, सॉरी, whatever food plants consume. Plants, raw material plants के लिए क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का आपको मालूम है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे. सी, प्लांट्स के पास फूड, रेडीमेड फूड क्या होता है? स्टार्च. एंड व्हाट इज स्टार्च? इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज. मतलब प्लांट्स के पास क्या जमा होता है? ग्लूकोज. प्लांट्स के पास बहुत सारा ग्लूकोज होता है और प्लांट्स कौन सी गैस अब्सॉर्ब कर रहे हैं? ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन गैस क्या करती है? ग्लूकोज को जलाती है. बट रिमेंबर, डू नॉट यूज द वर्ड बर्न. बर्न करने का मतलब है एकदम जोर के जलना. हम वर्ड यूज करेंगे ऑक्सीडाइज करना. ऑक्सीडाइज करने का मतलब है ऑक्सीजन मिलाना. तो प्लांट्स में क्या होता है? दिस ऑक्सीजन गैस व्हिच इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, लीव्स अब्सॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन गैस को, रूट्स भी अब्सॉर्ब करती है. रिमेंबर, हमारी बॉडी में क्या है? हम नोज से ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं. ये ऑक्सीजन गैस लंग्स में मतलब हम एयर इनहेल करते हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस होती है. एंड दिस ऑक्सीजन गैस कंबाइंस विद द ब्लड एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड द ऑक्सीजन इज कैरीड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. ये ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाती है. इस तरह हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेने के लिए सिर्फ एक ही ऑर्गन चाहिए हमको, एक ही बॉडी पार्ट चाहिए. नोज, हमारी नोज है तो वी कैन, कोई मुंह से भी ले लेते हैं ऑक्सीजन, बट नोज से हम लोग ऑक्सीजन बेसिकली इनहेल कर लेते हैं, तो हमको ऑक्सीजन मिल जा रही है. और वही नोज से ली हुई ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? पूरे बॉडी पार्ट्स में चली जा रही है विद द हेल्प ऑफ ब्लड. कौन पहुंचा रहा है? सभी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन ब्लड पहुंचा रहा है. जिस बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वहां चींटियां आ जाएंगी, वहां नमनेस आ जाएगा, या वो बॉडी पार्ट में दर्द होगा. कोई लोग जिस दिन वॉकिंग बहुत कर लेते, कहते हमारा पैर दर्द दे रहा है, पैरों में दर्द होता है. क्यों दर्द होता है? क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही. जितनी एनर्जी चाहिए उसके लिए ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा चाहिए. अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज और है कि रिमेंबर, अगर आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ रहा है, सपोज अ डॉग इज रनिंग बिहाइंड यू एंड यू आर रनिंग वेरी फास्ट, व्हाई डू यू ब्रीथ फास्टर? आपकी धड़कन, सांस तेज क्यों हो जाती है? इतना हांफते क्यों है हम? ऐसा क्यों करते? क्योंकि हमें मालूम है कि कुत्ते से बचना है हमें. If we want that the dog should not bite us, we have to run very fast, faster than the dog. And to run very fast, we need a greater amount of energy. हमको एनर्जी ज्यादा चाहिए दौड़ने के लिए.
तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब फूड को ज़्यादा जलाना पड़ेगा, ज़्यादा फूड जलेगा तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी, और ज़्यादा फूड को जलाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए हम तेज सांस लेते जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि बहुत सारी ऑक्सीजन हमको मिल जाए और वो ऑक्सीजन से फूड जल बर्न हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए और हमको एनर्जी मिलने लग जाए। लेट अस नाउ सी। तो प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स की कोई नाप नहीं रहती है एक जगह। प्लांट्स को अगर रूट्स को सांस लेना है, इफ द रूट्स वांट टू रेस्पायर, द रूट्स मस्ट हैव स्टोमेटा इन देम, या रूट्स में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, लेंटिसेल्स, और स्टेम में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं प्लांट के। दीज आर माइक्रोस्कोपिक होल्स, दे आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई। तो प्लांट के स्टेम में, रूट्स पर, हर जगह छोटे छोटे होल्स होते हैं। अच्छा, आपने सुने होंगे अर्थवर्म्स आर कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। अर्थवर्म्स आर कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। व्हाई? क्योंकि अर्थवर्म जब मिट्टी में गड्ढा खोद के सुरंग बनाती है, ये अर्थवर्म ईट्स अप द सॉइल एंड मेक्स अ टनल इनटू इट, उसमें एक सुरंग खोद देती है। सो थ्रू दैट होल, थ्रू दैट ओपनिंग इन द सॉइल, ऑक्सीजन गैस गोज इनसाइड द सॉइल एंड दैट ऑक्सीजन गैस मिक्स गोज इनटू द रूट्स। रूट्स में ऑक्सीजन गैस जाती है तो रूट्स को भी रेस्पिरेशन करने मिलता है। स्टेम में ऑक्सीजन गैस जाती है, स्टेम को ऑक्सीजन मिल जाती है। सो प्लांट्स के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करना पड़ता है। हम लोगों में ऐसा नहीं है, हमारी नाक को ऑक्सीजन मिल गई, वो लंग्स में जाएंगे, ब्लड में मिक्स होंगे और ब्लड पूरे बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, नाउ सी, ये ग्लूकोज को फूड ऑक्सीजन क्या करेंगे, जलाएंगे, और इससे प्लांट को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। समझ गए एक फंक्शन स्टोमेटा का? What is the function of the stomata? Function number 1, to absorb O2। लेकिन अब O2 का इसको उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। I will explain। Number 2, to absorb CO2। We know for photosynthesis, photo यानी light, synthesis यानी making, बनाना। तो photosynthesis यानी making food in the presence of sunlight। It is a process by which green plants convert inorganic simple food into organic complex food। Inorganic और organic क्या होता है? I will explain। See, और simple and complex food आपको मालूम है, complex food यानी chain वाला food and simple food यानी जो chain वाला नहीं है। Glucose is simple, amino acid is simple, fatty acid is simple, but starch is complex, protein is complex, fats complex। प्लांट्स, सी, स्टोमेटा क्या काम आते हैं? प्लांट्स अब्सॉर्ब ऑक्सीजन गैस व्हेनेवर नेसेसरी, फिर उसके बाद प्लांट्स अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स CO2 कहाँ अब्सॉर्ब करते हैं? तो प्लांट्स के रूट्स पर, सॉरी नॉट रूट्स, लीव्स पर, और स्टेम में जो ग्रीन पार्ट्स है वहां पर, जहां जहां ग्रीन है समझ जाओ वहां क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है। जहां जहां ग्रीन पार्ट है प्लांट का, वहां वहां ऐसे ओपनिंग्स होती है, वहां वहां स्टोमेटा होते हैं। एंड दिस स्टोमेटा ओपन, ये जो गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल्स दूर सरक जाते हैं। जब गार्ड सेल्स दूर सरक जाते हैं तो गेट ओपन हो जाता है, एंड ये गार्ड सेल्स गेट को खोल देते हैं। गेट खुल गया, स्टोमा खुल गया, स्टोमेटा खुल गए, तो उससे CO2 गैस अंदर जाती है। सेकेंड थिंग, नंबर 3, टू रिलीज वाटर। गार्ड सेल्स में से वाटर भी बाहर आता है, गार्ड सेल्स में से वाटर बाहर आता है। जब भी प्लांट को गर्मी के, अच्छा, डू यू नो थॉमस अल्वा एडिसन सेड सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी गाइडेंस लेना, एंड 99% परस्पिरेशन, परस्पिरेशन। Success is 1% inspiration, 1% guidance and 99% perspiration। perspiration का मतलब होता है sweating, पसीना आना। हम लोगों को जो पसीना आता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में उस पसीने को हम कहते हैं कि आई एम परस्पायरिंग, मेरी बॉडी में परस्पिरेशन हो रहा है। तो जब हमको पसीना आता है, हमारी स्किन में से पानी निकलता है, तो इट इज कॉल्ड परस्पिरेशन। और प्लांट के लीव्स में से जो पानी निकलता है, दैट पानी निकलने की प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन?
the loss of water in the form of water vapors, प्लांट के लीव्स में से या ग्रीन पार्ट्स में से पानी वाटर वेपर्स का ऊपर उड़ना, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स from the aerial, from the stomata is called transpiration. What is transpiration? The loss of water in the form of water vapors from stomata is called transpiration. गोल्डन गाइड में क्वेश्चन पूछा है कमेंट करने के लिए, उसमें दिया है गोल्डन गाइड में कि ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल जस्ट लाइक एग्जाम्स को भी कोई लोग कहते हैं कि वो इविल है, EVIL इविल, लेकिन नेसेसरी। एग्जाम कंपलसरी, आप लोग तो बच गए कोरोना के चक्कर में, लेकिन एग्जाम कंपलसरी होती है। तो उसी तरह ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज द क्वेश्चन? ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। और गोल्डन बोलती है कमेंट, आपके कमेंट चाहिए गोल्डन गाइड को, गोल्डन गाइड साइंस का 10th स्टैंडर्ड का। ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। what are the benefits of transpiration? You know that the roots of plants absorb water. प्लांट की रूट्स वाटर अब्सॉर्ब करती है, ये वाटर ऊपर चढ़ता है, लीव्स में जाता है ना? क्यों जाता है लीव्स में? फॉर फोटोसिंथेसिस। वी नो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 रॉ मटेरियल्स होते हैं। फॉर वो वी विल डील विद फोटोसिंथेसिस अ लिटिल लेटर ऑन, लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट। टाइम हमारे पास थोड़ा सा बचा है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए कहीं। सो ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। वीडियो लंबा होने में, अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज साइंस इज सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैं अगर 4 घंटे 5 घंटे भी नॉन स्टॉप आपको पढ़ाऊँ तो मेरा जी नहीं भरेगा, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। और जिसको जो काम करने में मजा आता है, अगर आप वो काम बना लो तो आप उसे एंजॉय करोगे और आपका बेनिफिट होगा, आप सक्सेसफुल बनोगे। मुझे जितना पढ़ाने में मजा आता है, अगर आपको पढ़ने में भी उतना मजा आता है तो आप भी सक्सेसफुल बन गए और आपके कारण शायद मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँ। सी, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। आप इन द 9th स्टैंडर्ड इन चैप्टर नंबर 1 you studied that evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling. मटके में जो पानी रहता है घड़े में, वो पानी ठंडा क्यों होता है? ये 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ लिया कि मटके में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। देयर आर माइक्रोस्कोपिक होल्स, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं मटके में, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन होल्स में से वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के छोटे छोटे बूंद बाहर आके जमा हो जाते हैं। और जब पानी हवा चलती है तो ये पानी के बूंद हवा के साथ उड़ जाते हैं। और ये जो लिक्विड वाटर ड्रॉप्स है, दिस इज द वाटर ड्रॉप, कौन से स्टेट में है? वाटर ड्रॉप, द वाटर ड्रॉप इज इन द लिक्विड स्टेट। और जब हवा चलेगी तो इट विल गेट कैरीड अवे अलोंग विद एयर। एयर के साथ ये वाटर उड़ जाएगा। क्या बन के उड़ेगा? वाटर वेपर बन के उड़ेगा। तो वाटर से वाटर वेपर बन गया। वाटर कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। वाटर वेपर कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। एंड यू नो, आपको मालूम है, आप 9th स्टैंडर्ड पास हो, भले एग्जाम नहीं दिए लेकिन यू हैव क्वालिफाइड, यू हैव पास दैट एग्जाम। सो वाटर ड्रॉप जो है वो लिक्विड स्टेट से वाटर वेपर में जब कन्वर्ट होगा गैसियस स्टेट में, तो वी नो फॉर अ लिक्विड टू बिकम अ गैस वी रिक्वायर हीट। तो इस वाटर को वाटर वेपर बनने के लिए हीट चाहिए। ये जो वाटर उड़ के जा रहा है, मटके में का पानी सूख जा रहा है, उड़ जा रहा है, ये वाटर वेपर बन के उड़ रहा है। और वाटर को वाटर वेपर बनने के लिए हीट चाहिए। तो हीट कहाँ से लेता है मालूम है? मटके के अंदर के पानी से हीट ले लेता है। The water which is in the liquid state will get evaporated due to air, and this evaporating water will require heat, and the water will absorb heat from inside the pitcher. मटके के अंदर के पानी की हीट ले लेगा और मटके के अंदर का पानी ठंडा हो जाएगा। गर्ल्स का फेवरेट एग्जांपल, नेल पॉलिश रिमूवर। अगर कोई गर्ल है, उसके हाथ में नेल पॉलिश रिमूवर के 1-2 बूंद डाल दिए जाए तो क्या होता है? वी फील ठंडा लगता है हमको। अगर नेल पॉलिश रिमूवर स्किन पर डाल दिया जाए एसीटोन, तो हमको ठंडा लगता है। क्यों? और वो इवेपोरेट हो जाता है जल्दी से।
तो जो चीज जितना जल्दी इवेपोरेट होती है वो हीट लेकर भाग जाती है। तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं, स्पेशली डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपनशिया, लाइक कैक्टस, प्लांट के लीव्स में से जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इवन ड्यूरिंग द हार्श समर डेज, कठोर धूप के समय में भी प्लांट के लीफ मुरझाते नहीं हैं, ताजे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है और जब वाटर इवेपोरेट होता है तो उसके कारण प्लांट को ठंडक महसूस होती है। डू यू नो, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस एरिया में ज्यादा प्लांट्स हो, ज्यादा ग्रीनरी हो, हरियाली ज्यादा हो, वहां पर बारिश भी ज्यादा आती है। और हमारी टेक्स्ट बुक एक एग्जांपल देती है कि देयर आर अ सर्टेन काइंड्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड द ओक ट्रीज। ओक ट्री को हिंदी में देवदार का पेड़ कहते हैं, दारू का नहीं, देवदार का, देवदार का पेड़, ओक ट्री। ओक ट्री क्या करता है? एक ओक ट्री से एक साल में नियरली, एक ओक ट्री के लीव्स में से एक साल में नियरली 1,51,000 लीटर्स, 1,51,000 लीटर्स ऑफ वाटर, वाटर वेपर्स, वाटर इवेपोरेट होता है। जस्ट इमेजिन, हम कहते हैं बारिश क्यों नहीं आ रही, हम ये जो सीमेंट जंगल्स बनाते रहे, डिफॉरेस्टेशन करते रहे, इसके कारण क्या हो रहा है? हम बारिश नहीं आती है। सी, वन ओक ट्री, एक ओक ट्री के लीव्स में से ऑन एन एवरेज 1,51,000 वाटर, sorry 1,51,000 लीटर्स ऑफ वाटर इवेपोरेट होता है एक साल में नियरली। तो और ये 1,51,000 लीटर वाटर जो है नियरली, ये आसमान में जाके क्लाउड्स बनाता है, ऊपर बादल बनाता है, फिर वही बादल काले मेघा करके बरस जाते हैं और हमें पानी मिल जाता है। हम कहते हैं हमारे एरिया में तो बहुत अच्छी बारिश होती है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे पेड़ लगाए। इसीलिए हमने डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करना चाहिए, हमने रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, उससे बारिश भी हमारे एरिया में अच्छी होगी। ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन कॉजेस कूलिंग। अब ट्रांसपिरेशन के और भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है इसीलिए वी विल हैव टू स्टॉप और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद दिस सेम टॉपिक। ठीक है, हैव अ बेस्ट टाइम, एंजॉय।